नमस्कार मित्रों, फिर आपके सामने जो आपका सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है, राष्ट्रपति अब आपका जो टॉपिक है खत्म होने वाला है और जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं ये आपको सबसे बेस्ट मोस्ट मानी जाती हैं। तो मेरे नथन जी, तनु जी, पूजा जी, भगत जी, कृष्णा जी, विष्णु जी, सरता जी, भगत जी, आपकी संतोष से रजनी है, एमपी जी, ठीक है, पवन जी, अभि जी, नीतू जी, दुराचार्य जी, सभी मित्र मेरे सामने आ चुके हैं। तो आज हम ये टॉपिक चालू करने वाले हैं। नीतू सिंह जी, गुड इवनिंग। सभी मित्र मेरे पढ़ने वाले हैं वह आए और आपका जो टॉपिक है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 3 बजे आपकी नियमित पॉलिटिकल क्लास होती है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। आपातकालीन का मतलब है देश में कोई संकट आ जाता है। आप जानते हैं वर्तमान में भी संकट है, चीन आक्रमण करने की फिराक में है, लेकिन वह 1962 वाला भारत नहीं है। और इस समय वैसे भी हमारे नरेंद्र मोदी जी अच्छे मुखिया देश के, हमारे नाम मात्र के और वास्तविक दोनों मुखिया बहुत ही अच्छे हैं और वह भारत नहीं भूल जाएं। यदि कोई स्थिति आ भी जाती है, उसी की बात कर रहे हैं, यदि कोई स्थिति ऐसी आ जाती है, देश में संकट आ जाता है और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को ये कुछ अधिकार दे रखे हैं, राष्ट्रपति को, ठीक है, कुछ शक्तियां दे रखी हैं। तो मेरे मित्रों आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है? राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियां। और इसमें सबसे पहले सामान्य परिचय पढ़ेंगे और सामान्य परिचय में आपके सामने ये टॉपिक लिखे हुए हैं और मैं ये क्वेश्चन आपसे आप ही बताओगे। इनके बारे में नॉर्मल प्रश्न है, मुझे लगता है कि सभी विद्यार्थी आराम से इस क्वेश्चन को बता देंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन व्याख्यात्मक हैं, उनके बारे में आपको बता दूंगा। पवन जी, सुषमा जी, ठीक है, बेहतर सिंह जी, संतोष जी, पुष्पेन जी, रश्मि जी, नंद किशोर जी, आप इनका आंसर देना है। ये मानो मैं आपसे पढ़ूंगा, आप मुझे पढ़ाओगे। 50-50%। कुछ ऐसे हैं नॉर्मल क्वेश्चन हैं जिन्हें आप आंसर देना है। ठीक है, बेहतर जी नमस्ते, मानिक जी, बबीता जी। तो 4 क्वेश्चन हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, कौन से देश से ली गई है, आपातकालीन शक्तियां कौन से अनुच्छेद में हैं, आपातकालीन शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं। ये आपके सामने 4 प्रश्न हैं, इनके आंसर आपको देने हैं। तो बताइए मेरे मित्रों, ठीक है, तैयार हो जाओ, सभी आ जाइए। अब मैं आज आपका मौखिक टेस्ट एंड थ्योरी दोनों साथ चलेंगे। ये टॉपिक मैं आपके माध्यम से पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मेरे मित्रों तैयार हो जाइए। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिनमें से ऐसा कौन सा भाग है जिसके तहत जिसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है? तो वह भाग कौन सा है, आपको आंसर करना है। बताइए भारतीय संविधान के कौन से भाग में? बहुत बढ़िया मेरे मित्रों, रेणु जी, उमेश जी, एमपी जी, पिंकी जी, नथन जी, दुराचार्य जी, सुषमा जी, पूजा जी, बबीता जी, विजय जी, संतोष जी, पुष्पेन जी, उमेश जी, विष्णु, रोतेश जी, एमपी जी, पवन जी, विष्णु, शैलेंद्र जी, दुराचार्य जी, सुषमा जी। बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिनमें कौन से भाग में विजय जी, तनु जी, संतोष जी, नथन सिंह जी, ठीक है, कृष्णा जी, उमेश जी, तनु जी, सुषमा जी,
दिलीप जी, भाग 18 में राष्ट्र आपातकालीन की शक्तियों का उल्लेख है और इस प्रकार इसका आंसर हो गया भाग 18। ठीक है, तो आप ऐसे नोटबुक में आपको ऐसे लिखना है, भाग 18 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है। एक भाग भगत सिंह जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपका ये आंसर हुआ। अब है भारत में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं, अर्थात प्रावधान किस देश से ली गई हैं। तो आपको प्रावधान बताना है, ऐसे अनुच्छेद बताना है, ऐसे प्रकार बताने हैं। बताइए, भारत में राष्ट्रपति की शक्तियां किस देश से ली गई हैं? जर्मनी से। रश्मि जी ने आंसर दिया। ठीक है, दिलीप जी, संतोष जी, एमपी जी, नथन सिंह, रश्मि जी, कृष्णा चौधरी जी, बहुत बढ़िया। और भारत में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई हैं? जर्मनी से ली गई हैं। जर्मनी के बीवर संविधान, वहां का संविधान बीवर संविधान कहलाता है, जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। तो आफत आ गई और अच्छे अच्छे आफत आएगी तो जम जाएं, भूलू जाएं। मैं आपको ट्रिक बताऊं, आपातकाल जर्मनी, यदि देश में आपात आ जाता है तो हम जर्मनी के प्रावधान के तहत, उसकी रूपरेखा के तहत आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति प्रयोग कर सकता है। तो आपको याद कैसे करनी है, जब हम पे आफत आ जाए तो अच्छे अच्छे जम जाएं। कहते हैं जब हम पे कोई ना कोई आफत आ जाती तो अच्छे अच्छे जम जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हुआ? आप जर्मनी कर देना। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? आपको अनुच्छेद सीधे सीधे प्रश्न पूछते हैं। योगेश शर्मा जी, दिलीप जी, कृष्णा जी, पवन जी, तनोज जी, संतोष जी, दुराचार्य जी, रश्मि जी। तो आंसर क्या हुआ? सुषमा सैनी जी। तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? तो अनुच्छेद 352 से 360 तक, 352 से 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? रेणु जी, पिंकी जी, शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? तो शक्तियां कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की हैं। कल ये चैप्टर आपका हो जाएगा, परसों आपको तैयारी करनी है, इसका पेपर होगा परसों। ठीक है, 2 दिन में। आज तो ये पूरा टॉपिक नहीं हो पाएगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, करंट भी लेंगे, पटवार वाले पुलिस वाले भी बैठे होंगे और वो करंट इसमें पूछेंगे। करंट का टॉपिक आपको कल, उसमें आज आपको ये कराया जाएगा, करंट सहित इस टॉपिक को मैं कराने वाला हूँ। तो रेणु जी, जगीना जी, उमेश जी, निशा जी, तो नथन जी, दुराचार्य जी, सामान्य क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे सकते हो। अब देखिए, तो आप इसका स्क्रीन ले सकते हो, स्क्रीन फोटो ले सकते हो और इस प्रकार स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको बिल्कुल अपनी होमवर्क की कॉपी में ऐसे ही लिखना है। रोहित जी, अभी जी, पूजा जी, पूजा कुशवाहा जी, पूजा शर्मा जी, पूजा तिवारी जी, 3-4 हमारी पूजा जुड़ी हुई हैं, बहुत बढ़िया। हमारे दरबार में भी पूजा जी का बहुत बड़ा योगदान है। प्रकाश जी, नथन सिंह जी, तो मेरे मित्र जुड़े हुए हैं। तो आप भाग 18 प्रावधान जर्मनी, अनुच्छेद 352 से 360 तक प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। आप इसकी स्क्रीन, ठीक है, ऐसे ही आप स्क्रीन लें, फिर मैं आपको आगे करा रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करें तो तुषार जी, नगीना जी, बहुत बढ़िया। बस ऐसे पढ़ते जाएं आपको, और कहते हैं सफलता मिलेगी, और सफल होना है और होना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बात करें। आप, मुझे मालूम है आप काफ़ी समय तक पढ़ते हो, जितनी मेहनत कर रहे हो 10-12 घंटे जो भी है आपके लिए बहुत है। इस समय तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 8 से 10 घंटे आपको लगभग निकालने पड़ेंगे। वो अलग बात है आप कितना निकालते हो, क्योंकि अब तो ये मानिए एग्जाम फरवरी में होगा। ठीक है, ये ना है, अभी तो समय है, 4-5 महीने हैं, कुछ समय नहीं है। आपको एक एक सब्जेक्ट 4-4 या 5-5 बार पढ़ना है। जो आपके अच्छे नोट्स हैं उनमें से पढ़ना है और तैयारी करना चालू कर दीजिए। अंजू जी, आपको सबको सिलेक्शन होना है। ठीक है, मेरे इस वीडियो पे जितने भी हैं
पटवार वाले हों, पुलिस वाले हों, कोई भी हैं, तैयारी करें, तैयार आराम से सिलेक्शन हो जाएगा नियमितता से आपकी तैयारी रही तो। ठीक है अमित गुजर जी, राधे राधे। तो देखिए ये आपका हुआ। अब बात करते हैं आगे की ओर, समय बचाने के मैंने आपको ये डायग्राम पहले ही बनवा रखे हैं। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये, जो आपके आते रहते हैं, अब तक याद हो चुके हैं। अब देखिए राष्ट्रपति आपात शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं, अनुच्छेद 352 से 360 तक होती हैं। अब पहले राष्ट्रपति की आपादन शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है, दूसरा 356 में है, तीसरा अनुच्छेद 360 में है। जानते हैं? ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे मेरे मित्रों, भगत सिंह जी, पूजा सिंह जी, उमेश जी, दिलीप जी, 352, 356, 360। और ये सारणी बहुत काम की है। ठीक है, ये टॉपिक आपका नेट एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। डेट शायद 12 सितंबर है और 2-4 दिन में देखो क्या सूचना आती है, पता पड़ेगा। पीटीटी का 16 सितंबर को है, प्रीवियर का 16 सितंबर को एग्जाम है प्रीवियर का। ठीक है, पुलिस का कब होगा? पुलिस का आप तो नवंबर में ही लेके चले। अभी तो आप नवंबर से ही तैयारी करें। अभी 1 महीना आप मैराथन दौड़ करें, तैयार करें, जितना सिलेबस है उसका रिवाइज करते रहें, कुछ नया है, करंट है, उसको भी देखते रहें। ठीक है, अनुच्छेद 352, 356, 360। अब आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या बनेगा? ध्यान से आप एक बात ध्यान रखें कि अनुच्छेद 352 को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रपति के आपातकालीन, तो राष्ट्रीय आपात का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। ऐसे ही आप इसको याद कर लें, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। ठीक है मेरे मित्रों, बस इतना ध्यान रखें। अब अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। सीधे सीधे प्रश्न आते हैं आपकी, जो मैंने आपको सारणी बनवाई है, सीधे सीधे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, या अनुच्छेद 360 में किसका उल्लेख है, अनुच्छेद 356 में किसका उल्लेख है, अनुच्छेद 352 में किसका उल्लेख है। सीधा सीधा आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं, आपको सीधे सीधे फैक्ट बता रहा हूँ। पेपर में जो पूछे जाते हैं ये पूछा जाएगा। बहुत बढ़िया, आप आगे चल रहे हो, अच्छी तैयारी है। और राष्ट्रीय आपातकाल की शक्तियाँ अच्छी तरह से याद करके जाना, क्योंकि इस समय राष्ट्रीय आपातकाल ही रहा है। लॉकडाउन हो, कोरोना हो, एक दुश्मन हमारे सीमा पे बैठा हुआ है, आंखें बिछाए, उसकी आंखें फोड़नी पड़ेंगी। तो ये सब वित्तीय आपातकाल हैं, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। BS फौजदार जी राम राम, नमस्कार जी, आप सबका स्वागत है। सुषमा जी, इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल का एक आध प्रश्न आपको दे सकता है। पुलिस पटवार में तो आना ही आना, पुलिस में तो आएगा ही आएगा। अपडेट है, करंट है, कुछ भी हो सकता है, आपातकाल की स्थिति है, लॉकडाउन हो, कोई भी हो, लॉकडाउन के आपके क्वेश्चन याद कर लेना, कोरोना के क्वेश्चन आप याद कर लेना। क्वेश्चन आपको पुलिस में पटवार में जरूर पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। रीट में पूछे नहीं पूछे हैं, पटवार पुलिस में 100% पूछेगा। ठीक है, तो इस प्रकार 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लिखा हुआ है, 356 में राष्ट्रपति शासन लिखा हुआ है, 360 में वित्तीय आपातकाल लिखा हुआ है। ठीक है मेरे मित्रों, अब बात करते हैं अब किस आधार पर लग सकता है। भाई वर्तमान में जैसे लगाएं तो कौन से आधार हैं, तो ये ध्यान रखना, या देश के किसी भाग में राज्य में लगता है, केवल राज्य में लगता है। उमेश जी, केवल राज्य में लगता है, या देश के किसी भाग में लग सकता है। ये देश के किसी भाग, देश के किसी भाग, केवल राज्य, इसलिए इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन हमेशा राज्य में लगता है।
आवाज़ कम आ रही है। मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कि आज मेरे गर्दन में थोड़ा हल्का दर्द है, ठीक है। थोड़ी तबीयत ऐसी है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, गर्दन में दर्द हो रहा है ज़्यादा तेज बोलने से, ठीक है। आप थोड़ा कोशिश करें। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। अब देश में राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगेगा, ठीक है। देश में राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगेगा? तनु जी, नीतू जी, लखन जी, तुषार सिंह जी, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखें, आराम से मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान रखें इस बात को। अब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के 3 आधार हैं, 3 कारण हैं। केवल कितने कारण हैं? 3 कारण हैं। अब देश में या देश के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल हम 3 आधार पर लगा सकते हैं मूल संविधान के अनुसार। मूल संविधान के अनुसार 3 आधार हैं, वर्तमान में भी 3 आधार हैं। अब वे कौन कौन से आधार हैं ये आपको ध्यान रखना मेरे मित्रों, आपको 3 आधार ध्यान रखने हैं। अब कौन कौन से हैं? एक तो युद्ध के आधार पर, ध्यान से सुनना। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के 3 आधार हैं। राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत केवल 3 आधार या 3 कारण के आधार पर ही। मूल संविधान में 3, ठीक है। अर्थात वर्तमान में आपके कितने हैं? वर्तमान में आपके कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं, वो आपको सुनना है। अब देखिए, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, ठीक है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। अब मैं आपको थोड़ा क्लियर बता दूं। शुरू में प्रारंभ में इन 3 आधार पे हम लगा सकते हैं, लेकिन अभी हाल ही में शायद पेपर हुआ है और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अनुच्छेद 352 में केवल अनुच्छेद 352 में इसके आधार पर 2 भागों में बांटा गया। अनुच्छेद 352 में किसका उल्लेख है? संस्कृत डिपार्टमेंट में ये क्वेश्चन आया है मेरे मित्रों, ठीक है। देखो कितने क्वेश्चन कठिन दे रहा है। वो कह रहा है अनुच्छेद 352 में किसका उल्लेख है। तो इसमें ऑप्शन में दे रखे थे 2 नंबर 1 युद्ध और बाह्य आक्रमण, नंबर 1। नंबर 2 बाह्य आक्रमण आंतरिक अशांति। नंबर 3 आंतरिक अशांति युद्ध के आधार पर। नंबर 4 आंतरिक अशांति सशस्त्र विद्रोह। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? आंसर में तो 3 होने चाहिए, अब तीनों नहीं है, उसने 2 कॉलम बना दिए। नंबर 1 युद्ध बाह्य आक्रमण, नंबर 2 बाह्य आक्रमण आंतरिक अशांति, नंबर 3 आंतरिक अशांति युद्ध, नंबर 4 आंतरिक अशांति सशस्त्र विद्रोह। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में संस्कृत डिपार्टमेंट में अभी अगस्त में पेपर लगा है। आरपीएससी ने पेपर में ये क्वेश्चन पूछा है मेरे मित्रों, ये पेपर पूछा है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, और इसका आंसर ये था। यहां बाह्य आक्रमण का एक अन्य अर्थ युद्ध को माना गया। ऐसी स्थिति क्वेश्चन आ रहे हैं, आप पढ़ के जा रहे हो। अब आपको बुद्धि लगानी है कि भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि बाह्य आक्रमण आंतरिक अशांति का उल्लेख था। युद्ध की परिभाषा बाह्य आक्रमण के आधार पर दी गई, अर्थात आक्रमण 2 तरह का। एक तो हम स्वतः आक्रमण करें, यदि हमारा देश चीन पर आक्रमण कर दे, इस स्थिति में हमारा देश चीन पर आक्रमण कर दे तो उसे हम युद्ध कहेंगे। या पूरा विश्व में, पूरे विश्व में एक तीसरा युद्ध हो जाए, आपस में तीनों कहते हैं तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, पूरी धरती पूरे देश 2 भागों में बढ़ जाएं, जिस प्रकार प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए या हमारा देश या हम भारत किसी देश पे आक्रमण कर दें तो वह युद्ध माना जाएगा। ध्यान रखना, ये युद्ध की श्रेणी में आएगा। जब हमारे देश पर कोई आक्रमण कर दे, जैसे चीन ने 1962 में आक्रमण किया था, 1971 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, हमने आक्रमण नहीं किया। अर्थात आप शांति से बैठे और आप में थप्पड़ मार दे कोई, फिर क्या करोगे?
जब कोई हमें थप्पड़ मारेगा तो हम बैठेंगे, हम उस पर आक्रमण करेंगे, वो भाई आक्रमण। जब हम पे किसी ने आक्रमण कर दिया हम उसका जवाब देंगे। 1962-71 में ऐसे हुआ, हमने जवाब दिया। चीन से हम 1962 में हारे, तभी तो चीन कभी कभी जोश में आ जाता है, इनको तो मैंने हरा दिया है। बेटा वो भारत ना है, ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 वाला भारत है, ठीक है, शक्तिशाली भारत है। तो मेरे मित्रों ध्यान रखना इस बात को। तो युद्ध का मतलब आप दो अर्थों में याद रखो, जब विश्व युद्ध छिड़ जाए या हम अपने किसी अन्य देश पे, पड़ोसी देश पे, अन्य देश पे आक्रमण कर दें तो युद्ध है। तो आज तक हमने ऐसा नहीं किया। ये हमारे देश की खासियत, सबसे बड़ी अच्छी विशेषता है। भारत के कोई राजा हो, हमारा देश हो, पहले से किसी पे हम आक्रमण नहीं करते। जब आक्रमण करते हैं फिर हम उसे छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। जैसे चीन आक्रमण करने की फिराक में, अब उसे मालूम है कि लाला मारेगा, ये तो मुझे मारेगा, चुपचाप डरा करके चला जाता, पीछे हट जाता है। तो इस प्रकार युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति। तो युद्ध की मैंने दो परिभाषा। बाह्य आक्रमण का मतलब है जब हम पे कोई आक्रमण कर दे, हम शांत बैठे हैं, हम पे कोई आक्रमण कर दे, उसे बाह्य आक्रमण कहेंगे। और ऐसा हमारे साथ 2 बार हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार युद्ध के आधार पर अब तक एक बार भी नहीं हुआ, ध्यान रखें, पहले आधार पर आज तक एक बार भी नहीं हुआ, लेकिन बाह्य आक्रमण के आधार पर 2 बार हम पे आक्रमण हो चुका है, ठीक है, 2 बार आक्रमण हो चुका है। और आंतरिक शांति, जब इंदिरा गांधी के समय, आंतरिक शांति का मतलब है हमारे देश के अंदर ही उपद्रव हो जाएं, दंगे फैल जाएं, हिंदू मुस्लिम में या अन्य किसी कारणवश आपस में, ठीक है, उपद्रव फैल जाए, देश के अंदर ही आपकी अशांति फैल जाए, तो उसे आंतरिक अशांति कहते हैं। एक बार राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी जी के कहने पर यह लगाया था। इस प्रकार आंतरिक अशांति के आधार पर एक बार लगा है, और बाह्य, ठीक है, आक्रमण के आधार पर 2 बार लगा है। युद्ध के आधार पर अब तक एक बार भी नहीं लगा है। इस प्रकार अब तक मात्र 3 बार लगा है। युद्ध के आधार पर आज तक एक बार भी नहीं लगा है। बाह्य आक्रमण के आधार पर 2 बार लगा है, आंतरिक शांति के आधार पर एक बार लगा है। तो मेरे मित्रों ध्यान रखें, आज तक युद्ध के आधार पर एक बार भी नहीं हुआ। बाह्य आक्रमण के आधार पर 2 बार हुआ है, 1962, 1971 में 2 बार हुआ है। आंतरिक शांति पर 1975 में एक बार हुआ है। तो ये आपका प्रयोग है। तो आप मेरे मित्रों ध्यान रखें, ऐसा आप उतार सकते हैं। यह है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है। तो राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है, मैं यहाँ से आपको मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। अब है राज्य में लगता है राष्ट्रपति शासन। अब लगाने का एक ही आधार है केवल, और वह आधार क्या है, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। ये आपको पेपर में मिलेगा कि राष्ट्रीय शासन कब लगाया जाएगा। केवल एक ही आधार है, मात्र एक ही आधार है पेपर में जो आपको मिलेगा, वह राज्य में समय तंत्र की विफलता होने पर ही राष्ट्रीय शासन लगाया जा सकता है। अब प्रत्येक राज्य में आपको याद करना है, राजस्थान के एग्जाम देने जा रहे हो तो आप राजस्थान का याद करें। जब मैं आपको कल यही राष्ट्रीय शासन स्पष्ट रूप से समझाने वाला हूं, तो राजस्थान में, ठीक है, और राजस्थान के अंतर्गत तक कै बार लगा है, तो राजस्थान में 4 बार लग चुका है। राजस्थान में 4 बार लग चुका है। कब कब लगा है, कोई बताएगा? 67, 77, 4 बार लगा है राजस्थान में। 67, 77, 80, 92, ये आप 4 बार याद कर लेना। और इस प्रकार कहते हैं 4 बार लगा है, ध्यान रखना, 67, 77, 80, 92। तो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी देश में कितनी बार लगा, 128 बार क्या हुआ
वो कल आपको चर्चा करेंगे। अभी तो आप इतना चर्चा करें 1967, 1977, 1980, 1992 में। ठीक है, 4 बार लगा है। बहुत बढ़िया मेरे मित्रों, पूजा जी, कुछ पवन जी, नथन जी, सुषमा जी, तनु जी, ठीक है, विजय जी, मेरे जितने मित्र, रौते जी, नमता जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जितने मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, हाँ सभी को राधे राधे। राधे की सब कृपा होनी चाहिए, राधे की कृपा है तो हम पे बनी रहेगी। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में राधे की कृपा तो यही है। कृष्णा जी, प्रकाश जी, पवन जी, नमित जी, बहुत बढ़िया मेरे मित्रों, रश्मि जी बहुत बढ़िया, पुष्पेन जी, उमेश जी, और आपका आंसर 67, 77, 80, 92, 67, 77, 80, 92, 67, 77, 80, 92। बस आप यही करते रहें। सर आपकी वीडियो प्ले लिस्ट में पूरी नहीं है क्या? सभी हैं, सभी आप देख सकते हैं। आप टॉपिक डाल दें, ठीक है, और मिल जाएंगी। ऐप डाउनलोड कर लें, ऐप डाउनलोड करते ही और लाइक कर दें और प्ले लिस्ट में आपको सब वीडियो मिल जाएंगे और आपको वैसे भी लिंक दे दिया करेंगे। ठीक है, जितना कोशिश हो आपको क्लास सभी डली हुई हैं, ऐप डाउनलोड करते ही आपको सब क्लास आ जाएंगे। अंजू, ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे मित्रों। इस प्रकार आप याद कर लेना, 67, 77, 80, 92। राजस्थान में यही आएगा। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 4 बार। कब लगा, क्यों लगा, कैसे लगा, वो आपकी कल चर्चा चलेगी। आज हम अनुच्छेद 352 को आगे पढ़ने वाले हैं। अब आ जाओ वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं। वित्तीय आपातकाल देश में कब लेगा? इसका भी केवल एक ही आधार है, जब देश में किसकी कमी हो? पैसे की। देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए, देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए, पैसे की कमी आ जाए, तभी लग सकता है। 1991 में ऐसी स्थिति आई थी नरसिम्हा के समय, लेकिन ठीक है 1991 में ऐसी संकट आया लेकिन नहीं लगाया। इस प्रकार अब तक इसका प्रयोग कई बार हुआ? राजस्थान में 356 का 4 बार हो गया, देश में 352 का 3 बार हो गया, और इसका आज तक एक बार भी नहीं हुआ। सीधा सीधा ये पहली सारणी जो मैंने आपको अभी बताई है, आपके लगभग जितने पेपर हुए सामान्य जीके के, या तो इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए गए या फिर इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए गए। ये 50% है आपका। आपातकाल में 50% क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाते हैं, 50% क्लियर हो जाते हैं। पुष्पेन जी, देश में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं लगा है मेरे मित्रों, इसलिए ध्यान रखें। एक बार भी नहीं, स्थिति आई थी लेकिन लगा एक बार भी नहीं है। ठीक है, सुषमा जी, एमपी जी, विजय जी, कृष्णा जी, रौतेज जी, तो बहुत बढ़िया मेरे मित्रों, आप जुड़ें और देखें। अब देखते हैं आगे। आज हम अनुच्छेद 352 पढ़ेंगे। आज की क्लास में अनुच्छेद 352, कल की क्लास में अनुच्छेद 356 और 360 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, दोनों हो जाएंगे। अब हम 352 की बात करते हैं आगे। ऐसे ही मैंने आपको तरीका के लिए, इसलिए मैंने आपको पहले नोट करा दिए तो आपको मालूम पड़ जाए हमें कैसे पढ़ना है। तो अब हम अनुच्छेद 352 पढ़ने जा रहे हैं। अनुच्छेद 352 के आधार में कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया अनुच्छेद 352 अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल कितने आधार पर वर्तमान में लगाया जाएगा। मूल संविधान में 3 में है, लेकिन आज की स्थिति में अब कितने आधार हैं, अब वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया 3 आधार हैं, ये बताया था। 3 आधार क्या बताए थे मैंने मूल संविधान के तहत? युद्ध, बाह्य आक्रमण, तीसरा बताया था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति बताया था, लेकिन आप वर्तमान की स्थिति बात करें, जो आंतरिक अशांति है इसको हटा दिया गया है। इसको यहां से हटाने के बाद अब तीसरे नंबर पे अब क्या है वर्तमान में आज की स्थिति है, और वर्तमान में आज की स्थिति क्या है? सशस्त्र विद्रोह है। अब ये हटाया गया, क्यों हटाया गया? क्योंकि देश में जब संकट आ जाता है तो ये युद्ध बाह्य आक्रमण बन सकता है,
लेकिन जब घर में ही लड़ाई हो तो दूसरा हमसे हंसेगा। इसलिए आंतरिक अशांति को उठाया गया। इससे क्या है, थोड़े कारण है, देश में मनमुटाव है, आपस में जातिवाद या अन्य संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इससे हटाया गया और इस शब्द को यहाँ से बिल्कुल हटा दिया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो ये प्रश्न आता है 44वें संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? 1978 में। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के समय इसको हटाया गया और आंतरिक अशांति को हटाया गया और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत जो 1978 में पारित हुआ था, और उस समय मोरारजी देसाई और आपके नीलम संजीव रेड्डी थे, और उनके समय ये हुआ। इसके स्थान पे आज वर्तमान में केवल 3 आधार हैं। तो आपको आया वर्तमान में राष्ट्रीय आपातकाल किन आधार पे लगता है? 3 आधार पे, युद्ध के आधार पे, वायु आक्रमण के आधार पे और सशस्त्र विद्रोह के आधार पे। तो इस प्रकार इसको उठा दिया। साथ ये भी जोड़ा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पे ही राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा। अब क्वेश्चन आ जाता है, आपातकाल की उद्घोषणा कौन करेगा? तो आपातकाल की जो उद्घोषणा करेगा वह कौन करेगा? आपातकाल की जो उद्घोषणा करेगा वह राष्ट्रपति करेगा। ये ध्यान रख लेना। अब उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, अब किसकी सलाह से करेगा? ये क्वेश्चन आ सकता है, किसकी सलाह से करेगा? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति किसकी सलाह से करेगा? तो राष्ट्रपति जो सलाह लेगा वह है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद नहीं है, ये ध्यान रख लेना, मंत्रिमंडल था। यह 44वें संविधान संशोधन के तहत ये भी प्रावधान इसमें डाला गया कि राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग करेगा तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, उसकी सलाह से राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेगा। आज की स्थिति में यदि राष्ट्रीय आपातकाल किसी स्थिति में लगाया जाता है तो मोदी जी सलाह देंगे अपनी मंत्रिमंडल की सहायता से राष्ट्रपति को, रामनाथ कोविंद को, और राष्ट्रपति आपातकाल लग जाएगा। ठीक है, मंत्रिमंडल है। अब ये क्वेश्चन आपको यही बढ़ता है, पहले नहीं था, इंदिरा गांधी जी के समय नहीं था। ठीक है, और कहा जाता है, अब कहते पाठ्यक्रम पे कहते हैं उद्घोषणा मौखिक रूप से दी जाती थी, लेकिन अब लिखित रूप में दी जाती है। पहले प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल अर्थात केंद्र सरकार अपनी चलाती थी और मौखिक रूप से राष्ट्रपति से कहती, राष्ट्रपति तुरंत लगा देता। ऐसा इस समय बना था, 25 जून को बना था। उस समय मौखिक स्थिति थी, और लेकिन कहते हैं 1975 में और इंदिरा गांधी ने देश में लगवाया था। इसलिए इसके तहत जब कहते हैं ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में पारित किया गया था और इस प्रकार लगा देता था। लेकिन जैसे सरकार चेंज हुई, इसने अपना 44वें संविधान संशोधन करवाया और इसके प्रावधान को उठा करके और जोड़ दिया लिखित सलाह पर, मौखिक सलाह पर नहीं। पहले मौखिक सलाह पर ली जाती थी, अब कहते हैं ठीक है, कोई अनिवार्य नहीं था, तुरंत लगा देता था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत और एक नया शब्द जोड़ दिया, केंद्रीय मंत्रिमंडल। और यही क्वेश्चन बन जाता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कितनी बार है? तो ध्यान रखना, आपको यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो नोट में आपको इसके बारे में लगभग 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आता है मूल संविधान में। बताइए मेरे मित्रों, मूल संविधान में केंद्रीय मंत्रिमंडल का कितनी बार उल्लेख है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार भी नहीं। बताइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल का मूल संविधान में कई बार उल्लेख है? केंद्रीय मंत्रिमंडल का मूल संविधान में 1 बार भी उल्लेख नहीं है। 1 बार भी नहीं है, अर्थात कहीं नहीं लिखा हुआ उस समय। लेकिन जब पूछे वर्तमान में भारतीय संविधान में इसका कई बार उल्लेख है,
तो आज की स्थिति में इसका केवल एक बार उल्लेख है, किसका? मंत्रिमंडल का। अब ये जोड़ा गया, तो वर्तमान में जो जोड़ा गया है वो 44 में संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया है। और कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है और अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया? 352 3 भाग में। तो एक बार ही है, केवल यहाँ लिखा हुआ है और कहीं नहीं लिखा हुआ। तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 3 में है और आप इसका स्क्रीन फोटो ले सकते हैं। ऐसे करके आप इसे उतार लीजिए, ठीक है। तो ये आपको बहुत पेपर में पूछा जाता है कई बार है। वर्तमान में या भारतीय संविधान में आ जाए, भारतीय संविधान में कई बार है तो एक बार करना है, वर्तमान में कई बार आ जाए तो एक बार करना है, मूल संविधान में पूछे तो एक बार भी नहीं। मूल संविधान में एक बार ही नहीं था मेरे मित्रों। रश्मि जी, नीतू जी, पिंकी जी, सुषमा जी, कृष्णा जी, हाँ जी, सो तो नहीं गए? जगते रहो, आप तो चाय पीते रहो, अपने पढ़ते रहो, ठीक है। हम तो आपको पढ़ा ही रहे हैं। कृष्णा जी आराम से पढ़ते रहें थोड़ी यार, ठीक है। तबीयत ऐसी है थोड़ा सा, तभी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश पूरा कर रहा हूँ। इस प्रकार ये आपको राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352 तो आधार में है। केवल 3 आधार: युद्ध, वायु आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। और उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर। और 44 में संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। तो ऐसे करके अब इसके बाद करते हैं, ठीक है भाई। उद्घोषणा कौन करता है? उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्र आपातकाल की उद्घोषणा करता है। सीधा क्वेश्चन आएगा तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब राष्ट्रपति क्वेश्चन ये आएगा, उद्घोषणा कौन करता है? उद्घोषणा कौन करता है तो आपको राष्ट्रपति करना है। यदि पूछे अनुमोदन कौन करता है? 352 के आपातकाल का अनुमोदन कौन करेगा? उद्घोषणा है तो पेपर में राष्ट्रपति करना है। जब मैं पेपर लूंगा आपका, बस 1 या 2 दिन बाद, परसों शायद आपका पेपर हो जाएगा। जब परसों पेपर अनुच्छेद राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का अनुच्छेद लूंगा और देखते हैं कौन कितना। हर पेपर में क्वेश्चन आता है और तैयारी करके आए, मैं पूरे क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। अनुच्छेद 352 वालों 2 दिन लग जाएं। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पूछे गए या पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा के मैं आपसे पूछने वाला हूं, इसलिए ध्यान से पढ़ते रहो। मैं एक एक विद्यार्थी को आपको देख रहा हूं और 100% मैं कह रहा हूं कि ये अपडेट है। करंट के क्वेश्चन भी उसमें डाल दूंगा, पुलिस वाले, पटवार वाले। जो ऑनलाइन का टेस्ट होगा उसमें जरूर आएँ, आपको पेपर में वही आपको मिल जाएगा, इसलिए जरूर आएँ। उसमें मैं पूरा सैन्य विभाग, जो भी डिपार्टमेंट है इस स्थिति में है, क्या है, वो सब डालने वाला हूँ। 2 या 3 दिन के इसके लगभग 2 दिन आपके क्वेश्चन चलने वाले हैं, क्योंकि आज की स्थिति ऐसी है, इसलिए इसको हमें पढ़ना है, ठीक है। अब अनुमोदन का मतलब है समर्थन करना, कि भाई तेने लगाया। रामनाथ कोविंद 352 का प्रयोग कर देता है कि भाई वायु आक्रमण हो सकता है या फिर हमें कोई संकट लग रहा है, लगा सकता है। अब इस प्रकार 352 का प्रयोग की उद्घोषणा कर सकता है। अनुमोदन किसको करना पड़ेगा? संसद को करना पड़ेगा, ठीक है। और इस प्रकार अनुमोदन कौन से कर सकता है और अनुमोदन किसको करना पड़ेगा? संसद को करना पड़ेगा। हाँ या ना को जवाब यहाँ से क्या है? समर्थन। अब लेकिन कितने समय में जो ना इंतजार कर रहे हैं जब तक युद्ध है, तो ये लिमिट है। अर्थात जैसे उद्घोषणा करी है संसद के सत्र के आने के, कि ये कानून लगाए, आपातकाल लगाया, वो सही था या गलत था? संसद के सत्र के आने के और कितने माह के अंदर? 1 माह के अंदर। ये आप ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संसद अनुमोदन कितने समय के अंदर करेगी? संसद के सत्र के आने के 1 माह के अंदर। और कितने बहुमत से करेगी? संसद के दोनों सदन करेंगे, लोकसभा राज्यसभा दोनों। जैसे संसद का सत्र आएगा, सत्र आते ही 1 महीना के अंदर कर देंगे। और कितने बहुमत से? विशेष बहुमत से, अर्थात 2/3 विशेष बहुमत से। ये तीनों चीज आप ध्यान रखना। कौन करेगा? संसद करेगी। कितने समय के अंदर? 1 माह के अंदर। कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से। कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से। मेरे मित्रों, इसको विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है। तीनों चीज याद रखना, ठीक है। अनुमोदन संसद ने कर दिया, ठीक है भैया, मोदी ने कह दी और लगा दे और चीन पे ठोक दे,
ठीक है, उसने अनुमोदन कर दिया। अब एक बार में अनुमोदन के बाद कितने समय रह सकता है? सीधा प्रश्न आएगा, अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति आपातकालीन शक्ति, आपातकाल की अवधि कितनी रह सकती है? आपातकाल की अवधि पूछे तो आपको 6 माह करनी है। भाई अनुमोदन है गो 6 महीने तो गई, सत्र ना है, राष्ट्रपति ने आज लगा दिया, सत्र नहीं चल रहा, सत्र अगले 6 महीना के अंदर आ सकता है, तो 6 महीना तो कम से कम गई। तो आपको आ जाए आपातकाल की अवधि कितनी होती है, ध्यान रखना, आपातकाल की न्यूनतम अवधि कितनी होती है, तो आपको 6 माह करना है। और यदि आपको 6 महीना और बढ़ाना है तो बार बार अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी, बार बार अनुमोदन करना पड़ेगा। कौन करेगा अनुमोदन? संसद। यदि अर्थात देश में राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीना आगे यदि और बढ़ाना है तो संसद को फिर सत्र लाना पड़ेगा, फिर अनुमोदन करना पड़ेगा, फिर 6 महीना बढ़ा दो, फिर आगे 6 महीना, अब बार बार अनुमोदन करते जाओ, 6 महीना बढ़ाते जाओ। और इस प्रकार कब तक बढ़ा सकते हैं और कब तक लग सकता है? आपको अधिकतम अवधि पूछे, अब आपको अनंत काल तक, अनिश्चित काल, पता नहीं कब तक चलता रहेगा, अनंत काल तक या अनिश्चित काल तक 6 महीना बढ़ाते जाओ। अमित जी, प्रकाश जी, सुषमा जी, बबीता जी, शैलेंद्र जी, दिलीप जी, रोते जी, राकेश जी, तनु जी, ध्यान रखना मैंने क्या कहा, अनुमोदन बार बार करना होगा। यदि अनुमोदन संसद नहीं करती है वहीं समाप्त माना जाएगा। ध्यान रखना, अनुमोदन यदि 6 महीना के ने दोबारा नहीं किया तो वह समाप्त माना जाएगा। यदि अनुमोदन कर देती है, हाँ ना का जवाब, आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ जाएगा। और इस प्रकार संसद बार बार अनुमोदन करती जाएगी और इससे कितनी भी समय तक बढ़ा सकती है। सीधा पेपर में यह क्वेश्चन आता है, आपका सीधा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है, आपको अनिश्चित काल तक करनी है, समाप्त कैसे होती है? या तो संसद अनुमोदन ना करे या राष्ट्रपति कभी भी इसकी घोषणा कर सकता है। कैसे समाप्त हुआ है? राष्ट्रपति कभी भी इसकी घोषणा को समाप्त कर सकता है। लोकसभा यदि साधारण बहुमत से पारित कर दे कि भैया तू जा बंद कर दे, समाप्त करे का जाए, लागू करने के लिए तो आपको 2/3 से बहुमत सिद्ध करना होगा। समाप्त करना है तो लोकसभा, केवल लोकसभा की चलेगी, और लोकसभा इसे क्या है, मात्र साधारण बहुमत से पारित कर दे। लोकसभा मात्र साधारण बहुमत से पारित कर देती है। आधे से अधिक बहुमत सिद्ध हो जाता है तो राष्ट्रपति उसे उद्घोषणा की अपनी वापस ले लेगा और यह समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे करके या तो राष्ट्रपति कभी भी कर सकता है, कोई ठीक है जवाब नहीं, या लोकसभा सरकार कराना चाहती है, लोकसभा को पारित करना होगा। ऐसे करके तो आपको यह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो लगा दिया देश पे, अब देश पे लगा दिए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ये देश पे प्रभाव पड़ेगा जो आपके सामने लिखे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे उतार लेना अपनी नोटबुक में। अपनी नोटबुक में नंबर 1, संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होगी? संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होगी? पूरी शक्ति किसमें निहित हो जाएगी? आपकी पूरी शक्ति केंद्र में निहित होगी, ध्यान रखना। अर्थात केंद्र के जितने भी राज्य हैं वो सब किसके अधीन हो जाएंगे? अर्थात राज्य सरकारें किसके अधीन हो जाएंगी? केंद्र सरकार के अधीन हो जाएंगी। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहेंगे, गाड़ी नहीं ली जाएगी, लेकिन ये काम नहीं कर पाएगा। राज्य में भी काम कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। अर्थात संसद, राज्य के जितने भी कानून हैं वो अब राज्य संसद करेगी और पूरा सरकार कौन चलाएगी? पूरे देश में सरकार किसकी चलेगी? केंद्र सरकार के अधीन हो जाएंगी। अब कोई यूपी थे कहते हैं, कोई बीजेपी हो कछु हो, अशोक गहलोत जी शांत बैठेंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसके मुख्यमंत्री की सीट नहीं हटाई जाएगी, ठीक है, ना ही विधानसभा भंग की जाएगी, ना ही सरकार निलंबित की जाएगी, लेकिन सरकारें विधानसभा केंद्र सरकार के अधीन हो जाएंगी। सरकार किसके? केंद्र सरकार के, अशोक गहलोत मोदी सरकार के अधीन हो जाएगा। और आपके जो विधानसभा है, विधानमंडल है, वो संसद के अधीन हो जाएगी। कहने का मतलब राज्य के कानून विधानमंडल बनाती है, अब कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। ऐसी स्थिति में संसद बनाएगी। दूसरी बात है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे कुछ समय के लिए। निलंबित का मतलब परमानेंट नहीं, जब तक रहेगा। अर्थात किसको छोड़ करके? 20 और 21 मौलिक अधिकार को छोड़ करके। और निलंबित करने का अधिकार कौन है? तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार रखता है। सीधा प्रश्न आता है, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार अनुच्छेद 352 के समय, राष्ट्र आपातकाल के समय
मौलिक अधिकारों निलंबित करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? राष्ट्रपति को होता है, स्वतः राष्ट्रपति को मिल जाएगा। 20-21 को छोड़ करके 20 में क्या है? 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। आपातकाल चल रहा है, कोई जेल में बंद कर दिया, क्या परमानेंट जेल में रहेगा? वो तो डालेगा, वो तो गए अनंत काल तक नहीं, उसे अपनी याचिका दायर कर सकता है, तो उससे छोड़ दिया। अपराधों को दोष सिद्धि करने का अधिकार छोड़ दिया अनुच्छेद 20 में। 21 में क्या है? प्राण देह जीवन जीने की क्षमता, खाने पीने की, ठीक है, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, खाने पीने की सरकार ने बंद ना करी, लेकिन लॉकडाउन कर दी भैया, सीमित रहे। तो ऐसे तो प्राण देह जीवन जीने की क्षमता और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के अधिकार को छोड़ करके बाकी जितने अधिकार हैं वो स्वतः निलंबित कर देगा। कौन कर देगा? राष्ट्रपति जैसी घोषणा करता है वे निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार निलंबित करने की घोषणा कर देगा। अब लोकसभा का सामान्य कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है यदि कोई विशेष स्थिति है, ठीक है, बढ़ा सकते हैं। और ऐसे करके 6 महीना फिर 6 महीना, 1-1 साल, फिर ऐसे अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं। तो ये आपातकाल में प्रभाव है। उमेश जी, ठीक है, ध्यान रखना मेरे मित्रों, बिल्कुल आप कॉपी में ऐसे लिख लेना, सत्य असत्य कथनों में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं प्रभाव के बाद। अब आता है भारत में केवल लग गया, तो मैंने आपको सारणी बना दी, ऐसी सारणी बना लेना। बना लोगे? समय बचाने के लिए आपके पेपरों को देखते हुए मैं आपको समझाने वाली चीज मैं समझा रहा हूं, आपको ऐसे लिखना है। अब तक देश में राष्ट्रीय आपातकाल केवल लगा। अब तक देश में राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात अनुच्छेद 352 का प्रयोग कै बार हुआ है? 3 बार हुआ है। कै बार हुआ है? 3 बार हुआ है। नंबर 1, पहली बार तो ये रहा, दूसरी बार, तीसरी बार। ये सारणी आपको ऐसे याद करनी है और ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखो अब के ये तो नहीं पूछा, लेकिन ये वाली लाइन पूछी थी। इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना के समय, पंचवर्षीय योजना के समय दिया? तो पंचवर्षीय योजना दी आती है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय दिया था मेरे मित्रों गरीबी हटाओ का नारा। तो कहते हैं भाई आक्रमण के आधार पर सबसे पहले कब लगाया गया? भाई आक्रमण के आधार पर 1962 में लगाया। 26 अक्टूबर 1962 में कब तक रहा? अब ये भी याद रखना है, 62 से 68 तक रहा था। राजा कृष्ण उस समय राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री किसके समय? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। दूसरी बार जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था 3 दिसंबर को बांग्लादेश को लेकर के, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र को लेकर के हुआ, अब भी दबाव है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र को हुआ था, चीन ने भारत पे आक्रमण किया था 1962 में। उस समय भारत बेचारा थोड़ा, क्योंकि भैया न्यारो भयो बेटा भी बड़ी स्थिति थी, इसलिए भारत की यहाँ हार हुई थी। इधर कहते हैं बंगाल को लेकर के, पश्चिम बंगाल को लेकर के, पूर्वी पाकिस्तान को लेकर के, जिसे बंगाल कहते थे, उसके ऊपर युद्ध हुआ। भारत पर आक्रमण पाकिस्तान ने कर दिया। यहाँ पाकिस्तान की हार हुई। 3 दिसंबर 1971 से 77 तक लगा रहा। और उस समय राष्ट्रपति बीवी गिरी थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तीसरी बार आंतरिक अशांति और देश में क्या फैल गए? उपद्रव हो गए, ठीक है। इमरजेंसी जिसे कहते हैं, आपने सुना होगा, इमरजेंसी लगी थी। देश में इमरजेंसी कब लगी? देश में इमरजेंसी, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, देश में इमरजेंसी कब लगी थी? 25 जून 1975 में। इसी को इमरजेंसी कहा जाता है, इमरजेंसी। बूढ़े बड़े इमरजेंसी के नाम से चर्चित है ये घटना। कहते हैं भारतीय लोग आपस में, भारत में कहते हैं कुछ ऐसे हिंदूवादी के विरोध में सरकार ने फैसले ले लिए। हिंदूवादी संगठन इंदिरा गांधी से नाराज हो गया। जो अन्य हिंदूवादी संगठन इससे नाराज हो गया, देश में थोड़ी सी उपद्रव की स्थिति हो गई और इस प्रकार हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए थे, अन्य घटनाएं भी हुई थी सिखों के साथ। इसलिए देश में कहते हैं आंतरिक अशांति के आधार पर देश के अंदर ही उपद्रव हो गए और इंदिरा गांधी ने तुरंत राष्ट्रपति से कहा, फखरुद्दीन अली अहमद से, और इस प्रकार देश की रात्रि काल के, और जैसे ही 25 जून 1975 रात्रि में ही 25 जून 1975 25 जून की रात्रि को ही 12 बजने वाले थे और उसी समय तुरंत इंदिरा गांधी ने फ़ोन किया है और फखरुद्दीन ने मौखिक रूप से, उस समय मौखिक थी अब लिखित है, और तुरंत इस प्रकार फखरुद्दीन ने क्या लगा दिया, इंदिरा गांधी ने क्या लगवा दिया, फखरुद्दीन साहब ने तुरंत लागू उद्घोषणा कर दी 25 जून 1975, जो आपको कब तक चला था? 77 तक। कब तक चला था?
77 तक चला था। और इस प्रकार कहते हैं चुनाव होने में तभी तो आ रही थी इंदिरा गांधी, तभी आ रही थी भाई टाइम पे, कह रही गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो ऐसे करके भारत में अब तक इसका 3 बार प्रयोग हुआ है, ठीक है, 62, 71, 75, 62, 71, 75। और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 67, 77, 80, 92। ऐसे आप याद कर सकते हो मेरे मित्रों, ठीक है। आज मैंने थोड़ा हल्का पढ़ाया, थोड़े ऐसे थे, कोई बात नहीं मेरे मित्रों, मैंने आपको इसलिए लिखा दिया। तो ऐसे करके, और आपको आज जो मैंने आपको बताया था, आपको अनुच्छेद 352 पहले राष्ट्रीय आपातकालीन की शक्तियों के बारे में बताया जो आपके ये हैं। इसके बाद मैंने आपको कितनी शक्तियाँ होती हैं, इनके कौन कौन से आधार होते हैं, इसके बारे में बताया। फिर मैंने आपको अनुच्छेद 352 में कौन से आधार पर वर्तमान लगाया जाता है, उद्घोषणा कौन करता है, और इस प्रकार मंत्रिमंडल के बारे में बताया। आपातकालीन अनुमोदन कौन करता है, संसद करती है। अवधि कितने की हो सकती है, 6 माह के अधिकतम अनिश्चित काल के लिए। और ऐसे करके इस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, और अब तक केवल लगा। तो ये मैंने आपको, तो अब तक केवल लगा है, आप यहाँ देख सकते हैं। भारत में अब तक 352 का प्रयोग राष्ट्रीय आपातकाल, इसे क्या कहते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग केवल 3 बार लगा है। पहली बार कब लगा, भाई आक्रमण के आधार पर 26 अक्टूबर 1962 में। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी बार कब लगा, भाई आक्रमण के आधार पर 3 दिसंबर 1971 में लगा था। उस समय देश के राष्ट्रपति बीवी गिरी थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तीसरी बार आंतरिक अशांति उपद्रव के आधार पर लगा 25 जून 1975 में। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे, और इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, और गरीब हटाओ का नारा 5वीं के पंचवर्षीय योजना के समय दिया। तो मेरे मित्रों 26 अक्टूबर से उद्घोषणा कर दी फखरुद्दीन ने। 25 जून रात्रि में 12 बजने वाले उद्घोषणा कर दी, और जैसे ही रात्रि के 12 बजे के बाद 26 जून आ जाती है, लागू हो जाता संसद अनुमोदन, लागू होना, ठीक है। तो ये 25 जून ही माना गया कि 25 जून को ही बीजेपी सरकार काला दिवस बनाती है, इसलिए 25 ही आंसर माना गया था। पहले 26 कर दिया था, आरएस में पूछा, फिर 26, पूर्णतः 25 ही माना गया है। तो आप 25 ही कर लेना, 26 मत करें, 26 से पूर्णतः लागू हो गया है। लेकिन 25 को ये उद्घोषणा कर दी थी। उद्घोषणा करना और लागू होना, ठीक है। उद्घोषणा 25 जून को हो गई थी, और इस प्रकार कहते हैं उसने अपने साइन, और ऐसे करके सुबह हम जब 26 को खड़े हुए, सुबह को अखबार देखो, इमरजेंसी लग गई, रात रात में भाई सब काम, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे मित्रों, तो ये आप ध्यान रखना, 26 अक्टूबर, 3 दिसंबर, 25 जून 1975, ठीक है। 3 अप्रैल 1971 नहीं, एमपी सिंह 3, ठीक है। ते वहाँ तक है 26 अक्टूबर, 3 दिसंबर, 25 जून 1975 तक। ऐसे करके आपके कल हम बात करेंगे, और कल हम बात करेंगे अनुच्छेद 356 की। राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राष्ट्रपति शासन लग सकता था। आपको ऐसी स्थिति आप देख रहे थे, बीजेपी कांग्रेस में आपस में अंतर्द्वंद था, लेकिन बच गया, ठीक है। ऐसी स्थिति आ भी थी। तो ऐसे करके कल हम आपको पढ़ेंगे। तो मेरे मित्रों नमस्कार।